जब हमने गैलीलियो का फर्स्ट लॉ पढ़ा था तब हमने वहाँ ये पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन के पाथ पर किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हो तो वो हमेशा उसी स्ट्रेट लीनियर पाथ पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है। लेकिन हम हमारे डेली एक्सपीरियंसेस से जानते हैं कि अगर हम किसी ब्लॉक को किसी सरफेस पर स्लाइड करवाएं तो वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस चलने के बाद रुक जाता है। तो इसका क्या कारण है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस पर स्लाइड करता है तो उसकी मोशन थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि कोई न कोई एक्सटर्नल फोर्स इस कंडीशन में इस मोशन को अपोज करने वाला होना चाहिए, और इस अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स तब काम करता है जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मूवमेंट होती है, जैसे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस इस फ्लोर के बीच में मूवमेंट हो रही है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये हमेशा मोशन को अपोज करता है। अगर मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इस मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। अब हम इस फ्रिक्शनल फोर्स की नेचर को थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई ब्लॉक जिसका मास m है किसी फ्लोर पर रखा हुआ है और हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मूव करवाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि शुरुआत में जब हम कम मात्रा में फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि इसमें एक एक्सेलरेशन होना चाहिए जिसकी वैल्यू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास के इक्वल होती है। लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 के इक्वल है। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, और ऑब्वियसली वो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है। सो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमारे एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगी और इस एक्सटर्नल फोर्स को कैंसिल कर देगी, इस तरह से कि नेट फोर्स 0 हो जाए और इस ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं रहे और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करे। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस एफ एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा और इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 रखेगा। सो हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमारा एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि हम जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जाता है और एग्जैक्टली इस एक्सटर्नल फोर्स को कैंसिल कर देता है, जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। लेकिन हम जैसे जैसे एफ एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते रहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता रहेगा, लेकिन इसकी एक सर्टेन लिमिट होगी। एक लिमिट के बाद फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ना बंद कर देगा, और जैसे ही हमारा एफ एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा और ये ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वैल्यू होगी एफ नेट डिवाइडेड बाय इट्स टोटल मास। सो हम स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ये कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स के साथ बढ़ते जाता है और एक लिमिट तक बढ़ता है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ना बंद कर देता है और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाती है। इसको हम ग्राफ से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाते हैं, हम एक्स एक्सिस पर एक्सटर्नल फोर्स ले लेते हैं और हम वाई एक्सिस पर फ्रिक्शनल फोर्स ले लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाने के साथ साथ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं। पर एक लिमिट के बाद जब फ्रिक्शनल फोर्स अपने हाईएस्ट पर पहुंच जाता है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है, तो इसके आगे फिर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी आगे अगर हम बढ़ा देते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन तब काम करता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, और जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब जो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जाता है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है, जिसे हम एफ स्टैटिक मैक्सिमम नाम दे देते हैं, एफ एस मैक्स। और उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स अचानक से घट जाता है और इसकी वैल्यू एक फिक्स कांस्टेंट हो जाती है, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं। और फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगातार मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता रहता है और मोशन को स्लो करते रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब उस पर काम करने वाला नेट फोर्स
एक्सटर्नल फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स घटाने पाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इसको आगे मूव करवाना चाह रहा है जबकि फ्रिक्शनल फोर्स इसको पीछे मूव कराना चाह रहा है। और अपन तब उस केस की बात कर रहे हैं जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, और जब ये ऑब्जेक्ट आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पर जो पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। तो ये नेट फोर्स होगा, इस फोर्स के प्रभाव में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और जब हम इसमें m से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आएगा। इस एक्सीलरेशन से ये ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम इस स्टैटिक फ्रिक्शन और ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है इसके बारे में और डीपली स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट चीज़ तो ये कि ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है ये इस ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ये बिल्कुल नॉन इंट्यूटिव लगता है। हम ये सोच सकते हैं कि जितने मोटे टायर होंगे किसी कार के उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ये एक इंट्यूटिव बेसिस पर हमें ऐसा लग सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि सरफेस एरिया का फ्रिक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन फोर्स के, या जिसको हम नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं। यहाँ पर रिएक्शन फोर्स यहाँ पर वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इस पर नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट जब इस mg फोर्स से इस फ्लोर को दबाएगा तब ये फ्लोर भी रिएक्शन फोर्स इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, जिसको हम यहाँ पर नॉर्मल फोर्स n कह रहे हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस n पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स से मेरा मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस n के प्रोपोर्शनल होगी। स्टैटिक फ्रिक्शनल मैक्सिमम का मतलब है कि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जाता है, और जब आप उस लिमिट पर पहुंच जाते हैं कि अब जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा देंगे एक लिमिट से ज़्यादा, तब ये ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। मतलब तब हम कहेंगे कि ये जो फ्रिक्शनल वैल्यू है ये अपने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पर है। जो उस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी ये इस n के प्रोपोर्शनल होगी। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं और इसको इक्वलिटी में चेंज करें तो हम ये देखेंगे कि fs मैक्सिमम जो है ये इक्वल होती है म्यू एस n के। यहाँ पर म्यू एस जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि इस म्यू एस पर सरफेस एरिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये म्यू एस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी दो सरफेसेस ली है, मतलब सरफेसेस की नेचर पे, कि जैसे आपने वुड के ब्लॉक को आयरन के ब्लॉक के ऊपर रखा है या कॉपर के ब्लॉक को कॉपर के ब्लॉक के ऊपर रखा है। ये उस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है। न तो म्यू एस इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है, ना ही इन सरफेस एरियाज पर डिपेंड करता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। हाँ, लेकिन यहाँ पर यह बात ज़रूर ध्यान रखें कि म्यू एस मास पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तो मास के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अगर आप अप्लाई कराएं, इक्विलिब्रियम वाई डायरेक्शन से मेरा मतलब है कि अपवर्ड डायरेक्शन में एन फोर्स काम कर रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम कर रहा है। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ना तो वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, ना ही ये ज़मीन में अंदर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, इसका मतलब n और mg को इक्वल होना चाहिए। हम इस n की जगह पे mg भी लिख सकते हैं, क्योंकि n और mg दोनों सेम होंगे, बिकॉज देर इज़ नो एक्सीलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं fs max इज इक्वल टू म्यू एस mg। हम ये देख रहे हैं कि मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन काम करेगा। और इसका रीज़न भी क्लियर है। इसका रीज़न ये है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस फ्लोर पर रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से इस फ्लोर को टच नहीं करता है। जो कांटेक्ट के पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ाएंगे, मास बढ़ाएंगे, तो ज़्यादा पॉइंट ऐसे होंगे जिससे ये इस फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आएगा। और जितना ज़्यादा इस फ्लोर के साथ इस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ दोनों के बीच में से पॉइंट्स होंगे जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के एटम चिपक सके। फ्रिक्शन का मोलिकुलर
बेसिस पर कारण यही है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दोनों ऑब्जेक्ट्स के एटम कहीं कहीं पर जहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं, जिस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होता है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली बढ़ेगा अगर आप भारी ऑब्जेक्ट को लेंगे, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बढ़ते जाएंगे। और ये इस फॉर्मूला से भी क्लियर है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है म्यू एस एम जी के इक्वल है, और यहाँ पर एम मास आ रहा है, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हम बात करते हैं काइनेटिक। सो काइनेटिक फ्रिक्शन तब काम करता है जब रिलेटिव मोशन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन काम करना बंद कर देता है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तब कार्य करता है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। और हम ये देखते हैं कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन की ही तरह ये भी रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा रिएक्शन फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स इस फ्लोर के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर एग्जर्ट किया जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के। हमें नॉर्मल फोर्स कहना चाहिए क्योंकि ये फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हम इसको नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं। और इसका जो वेट होगा वो होगा मास टाइम्स जी, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स जो है वो मास टाइम्स एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, और यहाँ पर एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला फोर्स एम जी के इक्वल होगा। और इस फोर्स से ये वाला ऑब्जेक्ट इस फ्लोर को प्रेस करेगा तो ये फ्लोर भी इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एन के इक्वल फोर्स लगाएगा। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये इस रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। और फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जो कि म्यू के से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट्स को दर्शा रहा है। सो म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। फिर हमें यहाँ पर यह चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि ये मास m कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है या फास्ट। ये काइनेटिक फ्रिक्शन इस बात से इंडिपेंडेंट रहता है। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन फोर्स कितना है, और क्योंकि रिएक्शन फोर्स एम जी के इक्वल है इसलिए ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना हेवी वेट यूज़ कर रहे हो। जितना हेवी वेट होगा उतना ही ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है म्यू के, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की तरह ही ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट और ये जो फ्लोर है इन दोनों सरफेसेस की नेचर पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल या कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। मतलब जब दो सरफेसेस के बीच में मूवमेंट हो रही हो तो उसका फ्रिक्शन विरोध करता है, न कि मोशन का। जैसे मान लेते हैं कि कोई ट्रक में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तब ये ब्लॉक इस ट्रक के साथ इसीलिए मूव करता है क्योंकि इस ट्रक और इस ऑब्जेक्ट के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। वास्तव में ये ऑब्जेक्ट अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पीछे की डायरेक्शन में फिसल जाता। ये ऑब्जेक्ट अपने इनर्शिया की वजह से इसी जगह पर बना रहता और ये ट्रक आगे निकल जाता, और जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट अंततः इस ट्रक में पीछे की दीवार से टकरा जाता। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट इस ट्रक पर स्टेशनरी रखा हुआ है ट्रक के रिलेटिव, तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको आगे की डायरेक्शन में खींच रहा है, और ट्रक और ये जो ऑब्जेक्ट है दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट उसी जगह रह जाता और ट्रक ऐसे आगे निकल जाता सीधे सीधे। अब हम इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करने वाले फोर्सेस की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस इंक्लाइंड प्लेन की मदद से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कब करेगा, स्लाइड करने की क्या कंडीशन है, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका मास m है, और ये एक ऐसे इंक्लाइंड सरफेस पर रखा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाती है। और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्सेस कार्य कर रहे हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला फोर्स जो इस पर वर्क कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो कि नीचे की डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। और ये mg
के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट को हम एक्स कंपोनेंट नाम दे देते हैं, और दूसरा वाई कंपोनेंट होगा। इस एक्स कंपोनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल भी थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, और इस वजह से ये वाला एंगल अगर हम निकालेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल, और ये एंगल थीटा होगा। इसके एक्स कंपोनेंट की वैल्यू एम जी साइन थीटा हो जाएगी, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है जिसे हम वाई कंपोनेंट कह देते हैं, इसकी वैल्यू एम जी कोसाइन थीटा हो जाएगी। और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में इस एम जी कोसाइन थीटा का रिएक्शन फोर्स लगेगा, जिसको हम नॉर्मल फोर्स एन नाम देते हैं। ये हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, और इस एम जी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और हम ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट फिलहाल रुका हुआ है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ने एग्जैक्टली इस एम जी साइन थीटा फोर्स को बैलेंस कर दिया है। सारे फोर्सेस बैलेंस्ड एक दूसरे को कर देते हैं और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? फर्स्ट तो ये कि क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एन इक्वल हुआ एम जी कोसाइन थीटा के। नॉर्मल फोर्स एम जी कोसाइन थीटा के इक्वल होगा, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा। और फिर हम ये मान लेते हैं कि ये वो वाली कंडीशन है जब ये फ्रिक्शनल फोर्स अपने मैक्सिमम पर है। ऐसी कंडीशन में एफ एस इक्वल होगा एम जी साइन थीटा के। और फिर हमें यह पता है कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो म्यू एस एन के इक्वल होती है। इस स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है तो इसको म्यू एस एन के इक्वल होना चाहिए। और फिर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, तो हम ये देखते हैं कि इस n की जगह पर हम इस इक्वेशन 1 से एम जी कोसाइन थीटा लिख सकते हैं। हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं इस तरीके से कि एम जी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, और हम इस n की जगह पर लिखते हैं एम जी कोसाइन ऑफ थीटा। फिर इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं और इस एम जी कोसाइन ऑफ थीटा को इसके लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो हमारे पास आएगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम जी कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल टू म्यू एस, और एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा म्यू एस इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा इज टेंजेंट ऑफ थीटा। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है म्यू एस, इसकी वैल्यू टेन थीटा से निकाली जा सकती है। और यहाँ पर हम बहुत ही नॉन इंट्यूटिव चीज़ें देख रहे हैं। एक तो ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कब स्लाइड करेगा, कितना थीटा जब हम बढ़ाएंगे इसका तब ये स्लाइड करेगा, इसकी वैल्यू सिर्फ म्यू एस पर डिपेंड कर रही है। और हमें पता है कि म्यू एस इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ इस सरफेस, इन दोनों सरफेसेस की नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी इंक्लाइंड प्लेन से किसी ट्रक को या किसी छोटी कार को लुढ़काते हैं, तो क्योंकि दोनों का टायर अगर हम ये मान लें सेम टाइप के रबर से बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों का म्यू एस सेम होगा, और सेम म्यू एस होने की वजह से दोनों सेम थीटा पर स्लाइड करना शुरू करेंगे। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम उसे किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितना इंक्लिनेशन बढ़ाने पर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर एक्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव करवाने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू एम जी साइन थीटा है, जो कि वैसे वैसे बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं। थीटा बढ़ाने से मतलब है हम इस प्लेन का, इंक्लाइंड प्लेन का स्लोप बढ़ाते जाते हैं। वैसे वैसे इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स भी बढ़ते जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने वाला फोर्स जीत जाता है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है। तो हम जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्य करने वाला फोर्स बढ़ते जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके बाद ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, और उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट पर वर्क करने वाला फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाता है। और जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन
काम करने लग जाता है और स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटेशंस से हम आगे निकल चुके होते हैं। और हम उस पॉइंट पर जब ये जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है, उस पॉइंट पर जो एंगल होगा वो हम मेजर कर लेंगे कि कितने डिग्री के एंगल पर ये ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में फिसलना स्टार्ट होता है, और उस एंगल का जो टेंजेंट होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के इक्वल होगा। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितने डिग्री एंगल पर स्लाइड करेगा ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, बिकॉज थीटा जो होगा वो टेंजेंट इनवर्स म्यू एस होगा, इसलिए थीटा सिर्फ म्यू पर डिपेंड करेगा, जो कि दोनों सरफेसेस की नेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कितने डिग्री एंगल पर ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करेगा ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट कितना मैसिव है। नॉर्मली रबर के टायर और जो रोड होती है उसके बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1 के इक्वल होता है, और जब आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 निकालते हैं तो आपको मिलता है 45 डिग्री। मतलब लगभग 45 डिग्री एंगल पर अगर कोई ट्रक इस इंक्लाइंड सरफेस पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फिसल जाएगा। फिर चाहे उस ट्रक की जगह उससे कम मैसिव अगर कोई कार भी 45 डिग्री के एंगल से ज़्यादा के एंगल पर चढ़ने की कोशिश करे तो वो भी उसी एंगल पर फिसलेगी जिस पर ट्रक फिसलेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि फिसलने का एंगल थीटा मास पर डिपेंड नहीं करता है। इन सब चीज़ों को वाल्टर ल्यूविन ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तो आइए हम उनकी वीडियो सीरीज़ की एक क्लिप देखकर इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने वहाँ पर हर चीज़ को प्रैक्टिकली बताया है। चलिए देखते हैं। I told you that the friction coefficient is independent of the mass of the object. I have two identical bins here. Well, as far as they can be identical. Maybe one at the bottom is a little rougher than the other. But in one, I'm going to put 200 grams, which is about 5 times the weight of the bin. And then, when I tilt them, they will go at the same angle, because it's independent of the mass. So let's try that again, and see how close they are. It may be off by half a degree or 1 degree, of course, because the plank is not uniform everywhere. And now it's 18 degrees, 19 and a half, 20, 20 and a half, 21, and the other one is 21.2. So they almost go at the same time. So you've seen that apparently the mass has a very small, if any, effect.